हेलो, नमस्ते, नमस्कारम, वणक्कम। अपने जियो पॉलिटिक्स चैनल पर आपके साथ मैं डॉक्टर अजय कुमार झा। इंडिया के उस जियोपॉलिटिकल लिवरेज को तो हम लोगों ने कई बार देखा है। आज की तारीख में अगर हम देखें तो इसे कैसे डिफ़ाइन करेंगे, तब जब कुछ नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ हमारे ताल्लुकात उतने अच्छे नहीं हैं, और अगर जो कुछ हैं भी तो उसके बावजूद वहाँ हम चेकमेट होते हुए से नज़र आते हैं कई बार, जब चाइना की वहाँ एंट्री हो जाती है। लेकिन ठीक उसके उलट अगर हम देखें लार्जर पर्सपेक्टिव में, तो हम जियोपॉलिटिक्स के स्पेक्ट्रम पर कहाँ खड़े हैं। हमने देखा है कि वह यूएसए हो, रसा हो, चाइना हो, कहीं भी कुछ हो, तो हमारी बातें काफ़ी असरदार साबित होती हैं और हम अपने ही टर्म और कंडीशंस पर लोगों के साथ, मतलब कंट्रीज़ के साथ संबंध बनाते हैं। वहाँ अब वो समय गुजर गया जब भारत को सीधे तौर पर वेस्टर्न कंट्रीज़ के द्वारा या जो भी पॉलिटिकल पावर हैं जियोपॉलिटिकल स्टेज पर, उनके द्वारा किसी भी लेक्चरबाजी को सुनने का जो समय था और जो तरीका था जिससे हमें गुज़रना होता था, वह अब पास्ट की बात लगने लगी है। पिछले 10 वर्षों में जिस तरह से हमारी फॉरेन पॉलिसी इवॉल्व हुई है, वह तो यही बताती है। हम मानते हैं कि हम अभी भी पावर के कंटेक्स्ट में वहाँ नहीं हैं जहाँ अमेरिका है, जहाँ रसिया है या जहाँ चाइना है। मसल पावर की मैं बात कर रहा हूँ। इस कंटेक्स्ट में अभी भी हम पीछे हैं और वाजिबन तौर पर काफ़ी पीछे हैं। लेकिन अगर डिप्लोमेसी की हम बात करते हैं तो मसल पावर तो हमें वो ताकत देता ही है कि हम अपने रिलेशंस किनके साथ कैसे रख सकें, हम किस तरह की पॉलिसी को अख्तियार कर सकें, उसमें हमारी सहायता करता है। उसमें हमें एक तरह की ताकत प्रदान करता है। लेकिन बावजूद इसके ऐसा भी होता है कि डिप्लोमेसी की एक अपनी पावर है जो मसल पावर से ज़रूर बैकडअप होता है। लेकिन अगर वह उतना नहीं भी हो जितना कि अपरिहार्य है बड़े बड़े देशों से आँख में आँख मिलाकर बात करने का, तब भी अगर हम उसे टैक्टफुली हैंडल करें तो वो हमें उसी स्तर पर ला करके खड़ा कर देता है। ऐसा हमने नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के समय भी देखा था, जब प्रधानमंत्री नेहरू, बावजूद इसके कि उस समय हम काफ़ी कमज़ोर थे, बावजूद इसके कि हमने अपने हित में बहुत सारे जो हमारे नुकसान होने वाली बातें थी, हमें उन चीज़ों से गुजरना भी पड़ा। लेकिन वह सब इसलिए पड़ा कि हमने सोचा ही कुछ ऐसा था कि हम नॉन अलाइंड होंगे और हम किसी भी मेजर पावर रसिया और अमेरिका के में किसी एक के साथ खड़े नहीं होंगे। तब भी हमारी छवि काफ़ी बढ़ गई थी, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। अब ये अलग बात है कि हमने तब भी 62 में काफ़ी बेइज्जती सहे। हालांकि हमने उसके तुरंत बाद चाइना को अपना सबक सिखाया था, परंतु उसकी चर्चा कम होती है। लेकिन ऐसा हुआ तो था। और मेरा कहने का यहाँ तात्पर्य है कि डिप्लोमेसी की एक अपनी ताकत होती है। तब हम किसी के साथ अलाइन नहीं थे नॉन अलाइनमेंट के कंटेक्स्ट में।
और उसका नुकसान हमें उठाना पड़ता था। लेकिन आज हम नॉन अलाइंड नहीं हैं, आज हम खुद अपने लिए खड़े हैं। दोनों में एक फंडामेंटल फ़र्क है। नॉन अलाइंड हम किसी के साथ नहीं हैं। आज हमारी जो स्थिति है हमारी डिप्लोमेसी की, हम सबके साथ खड़े हैं, लेकिन हम करेंगे अपने देश के इंटरेस्ट में। एक फंडामेंटल अंतर है जिस बात को हमें समझना पड़ेगा। नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट में भारत की न्यूट्रलिटी और आज के कंटेक्स्ट में भारत की समावेशिता, जिसमें वह सबको लेकर के चलता है, बहुत बड़ा फंडामेंटल ध्रुवीय अंतर है। उस ध्रुवीय अंतर में हम आज देख रहे हैं कि अपने इंटरेस्ट में जब हमें किसी भी सिक्योरिटी की ज़रूरत होती है, या तो वो एनर्जी सिक्योरिटी की बात हम कर लें, फूड सिक्योरिटी की बात कर लें, या टेक सिक्योरिटी की बात कर लें, फाइनेंशियल सेक्टर में सिक्योरिटी की बात कर लें, तो हम सबों से अपने रिलेशंस रखते हैं। और जहां हमें उचित लगता है हम अपने हित में और उनसे संबंध बना करके, बिगाड़ करके नहीं, जिन देशों से हमें अपने काम निकालने होते हैं उनका नुकसान न हो, हमारा ऐसा कोई स्ट्रेटेजी आज की तारीख में नहीं है कि हम उन्हें इस नुकसान करके करते हैं। हाँ, उनका नुकसान हो जाए, वो अपने तरीके से सोचे, वो एक अलग बात है। जैसा कि अभी यूक्रेन वार के कंटेक्स्ट में वेस्टर्न कंट्रीज़ के जो रिएक्शंस आते रहे हैं, उसमें उनका सोचने का तरीका, मतलब सोचने का तरीका जो भी हो, लेकिन कहने का तरीका जो है वह यही बताता है कि हम उनका नुकसान कर रहे हैं। सच तो यही है कि वे हमारा नुकसान कर रहे होते थे तो हमने उनके हिसाब से काम नहीं किया। अपनी एनर्जी सिक्योरिटी को बहाल रखते हुए रशिया के साथ हमने रिलेशंस बनाए रखे। हमने एनर्जी जो आयात करने थे वो वहाँ से किए। या फिर मिडिल ईस्ट की ही बात कर लें, मिडिल ईस्ट के कंटेक्स्ट में भी हमने सभी जो अरब कंट्रीज से संबंध मजबूती के साथ बना करके रखे, उसका भी फ़ायदा हुआ। हमने इज़राइल का भी साथ दिया और उससे साथ लिया जहाँ ज़रूरत पड़ी। जहाँ ज़रूरत नहीं लगी वहाँ हमने भी अपने तरीके से इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में अपनी बातों को रखने की चेष्टा की। यह एक बहुत बड़ी बात है। अब यहाँ जो मैंने पहले इस बात को अभी उठाया था कि नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ एक तरफ तो हम अपनी ये ताकत दिखला रहे हैं, दूसरी तरफ नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ हम क्यों इतने ढीले पड़ जाते हैं कि कई बार हम चाइना ने जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स बना रखा है हमारे खिलाफ, हम वहाँ कहीं ना कहीं उसके रेंज में आ जाते हैं और थोड़ा हमें लो की रखना पड़ता है। चाहे वो नेपाल का मसला हो, म्यांमार का मसला हो, इवन बांग्लादेश का मसला हो, श्रीलंका का मसला हो, मालदीव का मसला हो। यहाँ एक बात समझने की है, अब ये हमारे इर्द गिर्द जो जितने देश हैं वो छोटे देश हैं। हमारी तुलना में उनकी मतलब हम उससे कंपेयर नहीं कर सकते हैं, चाहे वो कोई किसी भी लेवल पर देखें। वैसे में अगर हम कोई भी ऐसा रुख अख्तियार करें जो बिग ब्रदर या बिग बुल, आप जो भी कह लीजिए, वैसा कोई इंडिकेशन देने लगे ग्लोबल पॉलिटिक्स में, तो वो हमारी छवि को लार्जर कंटेक्स्ट के नज़रिए से हमें जो भी ऑपरेशन करना पड़ेगा उसमें हमें थोड़ा क्षति पहुंचाएगा। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए हमारी फॉरेन पॉलिसी में प्रेजेंट गवर्नेंस में प्रेजेंट गवर्नमेंट के अंतर्गत जो भी रोल अख्तियार किए जा रहे हैं, इसके लॉन्ग टर्म कंटेक्स्ट को और लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव को ध्यान में रख करके आर्म ट्विस्टिंग वाली स्ट्रेटेजीज को हम बचते रहे हैं अपने नेबरिंग कंट्रीज़ के कंटेक्स्ट में, क्योंकि इससे हम जो एक लार्जर गोल को अचीव करना चाहते हैं उसमें हम थोड़ा सा कठिनाई महसूस करेंगे। इसलिए वहाँ बहुत टैक्टफुली हम अपने तरीके से बढ़ रहे हैं।
और ऐसा नहीं है कि वहाँ हम अपने हिसाब से काम इवेंचुअली कर नहीं पाते हैं, हम करते हैं और वह भी करते हैं। हाँ, प्रारंभ में कई बार अभी ऐसा लगता है कि वहाँ हम थोड़ा पिछड़ रहे हैं, चाहे वो नेपाल का मसला हो, जिन जिन देशों के बारे में मैंने कहा कि ऐसा दिख जाता है, चाहे म्यांमार में ही आप देख लीजिए, श्रीलंका में देख लीजिए, मालदीव में भी देख लीजिए, आप भूटान को ही देख लीजिए, नेपाल की तो बात मैंने की। तो वहाँ इस बात को ध्यान में रखना पड़ता है। तो जहाँ एक और हमारी छवि एक ग्लोबल पावर की है, वहीं दूसरी ओर अगर हमें यह दिखता है कि हम अपने नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ कहीं थोड़ा दब जाते हैं, तो वह दबते नहीं हैं। वो एक स्ट्रेटजी के तहत टैक्टफुल तरीके से करने की बात होती है, और ख़ास करके तब जब हमने ग्लोबल साउथ का लीडरशिप ले रखा है। ग्लोबल साउथ कोई नया कंसेप्ट तो है नहीं, लेकिन यह मोदी जी के समय में जिस तरह से उठा है, और G20 का सम्मेलन हो या ब्रिक्स का सम्मेलन हो या और भी कोई बड़े फोरम पर जाकर के बातों को रखने का सवाल हो, वहाँ हम ग्लोबल साउथ को लेकर के आगे बढ़ते हैं। तो वहाँ भी हमारी जो जो एक छवि बनी है, उससे उस पर प्रहार होगा, उस पर प्रतिघात लगेगा। अगर हम छोटे छोटे देशों को की आर्म ट्विस्टिंग करने लगें जो हमारे नेबरहुड में हैं, और जो सच पूछिए तो जिनका डिपेंडेंस हम पर बहुत ज़्यादा है, और हम उस बात को ध्यान में रखते हुए उनके लिए मददगार भी होते हैं जब भी, जहाँ भी, जिस वक्त भी, जैसे भी ज़रूरत पड़ती है। तो इन्हीं सब चीज़ों से कभी कभी ऐसा लगने लगता है कि भारत ने थोड़ा सा सॉफ्ट रुख अख्तियार किया हुआ है, लेकिन वह सॉफ्ट रुख भी हमारी पावर का ही इजहार करता है। यह उन लोगों को भी पता है, उन देशों को भी पता है, और थोड़ी लिबर्टी अगर वो लेते हैं तो हमारे कॉस्ट पर नहीं ले पाते हैं। हाँ, थोड़ा सा वो फ्रीडम ज़रूर महसूस करते हैं, कुछ ऐसा ही होता है, लेकिन वो एक स्ट्रेटेजी के तहत होता है। बस आज मैं इन्हीं बातों को रखना चाह रहा था कि जो कॉन्ट्राडिक्शंस दिखते हैं हमारे फॉरेन पॉलिसी का, ग्लोबल टॉप पावर्स को जिस तरह से हम हैंडल करते हैं, और वहीं जब हम अपने नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ जो रिलेशनशिप अख्तियार करते हैं, उसमें जो ये तफरका दिखता है वह इसी वजह से दिखता है। आज मैं यही कहना चाह रहा था। फिर मैं एक दो दिनों के अंदर फिर मैं पाकिस्तान पर बात करूँगा, आज की वहाँ की स्थिति बात करूँगा, और भारत के कंटेक्स्ट में उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेंगे उस पर बात करूँगा। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई चैनल एंड शेयर माई चैनल। थैंक यू। जय हिंद।